प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 समाप्त हो चुका है। भूगोल विषय का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलान कर लिया। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 12th क्लास में सभी विषयों में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साक्षरता शब्द की परिभाषा दें। इसका आंसर है, साक्षरता का अर्थ संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और जो किसी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ लिख और समझ सकता हो। दूसरा क्वेश्चन है 27 नंबर, ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर पशु चारकों को होने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। 28 है, भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो यह एक अति विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जिसमें खट्टे रसदार फलों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अंगूर, अंजीर तथा जैतून इस कृषि में उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फसल है। 29 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान की क्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। 30 है, किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम बताइए। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 में हुई थी। 31 है, राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। देश में अब तक 70,934 किलोमीटर लंबे 77 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश में सड़कों की कुल लंबाई का 2% से भी कम है, लेकिन इन राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात होता है। 32 है, एलपीजी का पूरा रूप क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे पूरा रूप द्रवित पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विड प्रोफाइल पेट्रोलियम गैस बोलेंगे। 33 है, नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? तो किसी प्रदेश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात को या इस अनुपात के बढ़ने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ग्रामों से नगरों में जनसंख्या का स्थानांतरण नगरीकरण कहलाता है। 34 है, मानव भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखे। तो पहला शाखा आपका आर्थिक भूगोल और दूसरा शाखा है सामाजिक भूगोल। लघुत्तरीय प्रश्न था, रेल परिवहन के 3 लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है भारी सामान ढुलाई की सुविधा, और दूसरा इसका है मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। तीसरा है निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन। तो इसका डील आप लोग कर लीजिएगा बच्चों यहाँ से देख के। आगे हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों की सुझाव दीजिए। तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण उपाय है कि पहला, कीटनाशियों, कवकनाशियों इत्यादि के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए, जिससे इनके द्वारा निकला जल शुद्ध होने के बाद ही जल स्रोतों में जा सके। चौथा है, मतलब तीसरा है, नगरों में वाहित मल को आबादी से दूर छोड़ना चाहिए। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों को कम करने के लिए ऑक्सीकरण तालाब या फिल्टर बेड का प्रयोग करना चाहिए। 37 नंबर है, भारत में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है, भारत का कुल विदेशी व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। तीसरा, भारत में विदेशी व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। चौथा, विश्व व्यापार में भारत के विदेशी व्यापार का योगदान लगभग 2% का है। पांचवा है, भारत के आयात व्यापार में पेट्रोलियम का आयात बढ़ रहा है तथा निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। 38 है, भारत में भौम जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो भौम जल क्या है? तो किसी भी स्थान पर मृदा में उपस्थित आर्द्रता उस स्थान पर भूमिगत जल की उपस्थिति को बताती है। यदि इस स्थान को हम गहराई तक खोदते हैं तो हमें वह स्तर प्राप्त होता है जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान, मतलब अवकाश, और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है।
भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल के नीचे पाया जाना वाला जल भौम जल कहलाता है। भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रीछ कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्पंदन कहलाता है। तो इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों मतलब चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। 39 है, भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। तो यहाँ बच्चों हम पॉइंट बता दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग डील देख के डील कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है इसकी विशेषता आजीविका का स्रोत है, मतलब कृषि ही आजीविका का स्रोत है। दूसरा है आपका मानसून पर निर्भरता, मतलब भारतीय कृषि जो क्या है वो मानसून पर निर्भर होता है, इसलिए मानसून पर निर्भरता हो जाएगा। इसको डील देख लीजिए आप लोग बच्चों। तीसरा है श्रम प्रधान खेती। तो श्रम प्रधान खेती में जो लिखा हुआ है इसको आप लोग देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चौथा है अल्प रोजगारी, मतलब इसमें अल्प रोजगारी रहता है। आदमी काम करते हुए नजर आता है लेकिन उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं रहता है। इसका जो यहाँ डील लिखा हुआ है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला आप इसका पॉइंट दे सकते हैं जलवायु। तो जलवायु में आपका है कि वर्षा, तो वर्षा की मात्रा और वितरण ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और घनत्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में घने जंगल और कृषि योग्य भूमि होती है, इसके कारण गांव घने होते हैं। तापमान, तापमान भी ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करता है। ठंडे क्षेत्रों में लोग घने घरों में रहते हैं जबकि गर्म क्षेत्रों में लोग हवादार घरों में रहना पसंद करते हैं। दूसरा है भूमि रूप। तो भूमि किस रूप में होना चाहिए, तो भूमि का ढाल पर निर्भर करता है। समतल भूमि पर गांव घने होते हैं जबकि ढलान वाले भूमि पर गांव बिखरे हुए होते हैं। दूसरा है मिट्टी। तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां अधिक होती है जिसके कारण गांव घने होते हैं। उसके बाद आपका जल संसाधन, नदियाँ। तो नदियों के किनारे गांव बसे होते हैं क्योंकि नदियां पानी, सिंचाई और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। भूजल, भूजल की उपलब्धता भी ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है आपका वनस्पति, जिसमें है जंगल। तो घने जंगलों वाले क्षेत्रों में गांव कम घने होते हैं क्योंकि जंगल भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। घास के मैदान, तो घास के मैदाने वाले क्षेत्रों में गांव घने होते हैं क्योंकि घास के मैदान पशुपालन के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर अगला है खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करती है। खनिजों पर आधारित उद्योगों के आसपास गांव घने होते हैं। इसमें उदाहरण में दिया हुआ आपका हिमालय क्षेत्र, गंगा मैदान और थार रेगिस्तान। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास के किन्हीं 3 अपकर्ष कारकों का उल्लेख करें। तो प्रवास के 3 अपकर्ष कारक हैं, पहला रोजगार, दूसरा आपका है विवाह, इसका आप लोग डील देख सकते हैं बच्चों। तीसरा आपका नगरीकरण। 3 पॉइंट आपको लिखना था तो 3 पॉइंट है यहाँ दिया हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो मिश्रित कृषि, तो पहला है इसका विशेषता, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत है। दूसरा है चारे के फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। तीसरा है इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। चौथा, इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल प्रमुख है। पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जो थोड़ा लंबा लंबा है तो हम इसको धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करना। क्या क्या मतलब नीति अपनाया गया था, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पहला है कि व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्नों को कृषि में प्रोत्साहन देना, कृषि गहनता को बढ़ाना। तो ये सब आप पॉइंट दे के लिख सकते हैं। और कब कब क्या नीति अपनाए गए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसको हम लोग शॉर्ट में IADP कहेंगे,
और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो इसके बारे में आप यहाँ डिटेल दे सकते हैं। 44 नंबर है कि भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करना है। तो नगरीय बस्ती का प्रकार आप देख सकते हैं, पॉइंट वाला नगर, दूसरा नगर में नगर के बाद होगा जाएगा आपका शहर, तो शहर का यहाँ डिटेल लिख सकते हैं। फिर मिलियन सिटी, जिसमें आपको जो है शहरों की संख्या कितनी होती है, 80 है। और इसके बाद लगभग हर 30 साल बाद 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 3 गुनी हो गई है, तो इसको मिली सिटी कहेंगे। फिर है सनगर, इसका भी आप डिटेल देख सकते हैं। फिर है आपका विश्व नगरी, या फिर हम इसको मेगा पोलिस कह सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा करें। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन आपका सौर ऊर्जा, जिसका आप डिटेल देख सकते हैं। दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है बायोगैस, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा, पांचवा भूतापीय ऊर्जा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार में स्वेज नहर के योगदान का मूल्यांकन करें। तो स्वेज नहर का मूल्यांकन आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखने से क्या होता है ना, नंबर अच्छा मिलता है, और जो कॉपी चेक करते हैं उनको नंबर काटने का मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए जो भी आंसर हो उसको पॉइंट बाय पॉइंट बना के ही लिखना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या हो गई, व्याख्या करना है। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या होता है, तो उक्त रक्तचाप हो जाएगा, श्रवण हानि होगी, मतलब सुनने में परेशानी होगी, नींद संबंधी विकार आएगा, हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। तो ये सब आप पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद 48 है, प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। तो ये आपको मानचित्र में दर्शाना है बच्चों, क्या क्या है, प्रशांत महासागर, पाकिस्तान, मॉस्को, श्रीलंका और राजस्थान। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस ग्राफ में आपको ग्राफ मिला होगा और आप लोगों ने दर्शाया भी होगा। यहाँ पर जो है आपका मॉस्को है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, यहाँ आपका नीचे श्रीलंका, और इधर आपका प्रशांत महासागर है। तो इस तरह आप इसको दर्शा सकते हैं ग्राफ को। तो ये ग्राफ है जो ग्राफ पेपर मिला था। तो बच्चों, ये आप लोग का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, अच्छे अंकों से पास कीजिए, यही शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।